पहली बार हुआ था तो यह कहा गया था कि तैयारियों के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। अब जब दूसरी बार लॉकडाउन करने की नौबत आ रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि पहले लॉकडाउन में क्या किया जो अब फिर से लॉकडाउन हो रहा है। रोहित जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे एक बात कहूंगा, और क्योंकि बात भारत की हो रही है, जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित करते हुए देश से कहा है, एक साल में बहुत फर्क आया है। क्या फर्क आया मैं आपको बताऊं। जब पिछले साल इसी समय हम लोग बहस कर रहे थे तो डेली टेस्ट हो रहे थे करीब 4000 के आसपास। आज दिन में प्रतिदिन टेस्ट जो होते हैं 12 लाख के आसपास। 2 स्वदेशी वैक्सीन जो है हम लोगों ने खुद निर्मित की और एक और को अनुमति दी है, और करीब 12 करोड़ भारतीय हैं जिनको ये टीका लग चुका है। आप याद करिए, एक टेस्ट होती थी पिछले साल, इस वक्त हर जिले में एक टेस्टिंग लैब है। और आपने क्योंकि अमेरिका से तुलना करी है तो मैं एक बात और बता दूं, 32 लाख मामले टोटल अमेरिका में है और जनसंख्या हमसे है 1/4, हमारे 14 लाख है। वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं 5,78,000, हमारी हुई है 1,73,000, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये दर्शाता है कि कोविड की लड़ाई में भारत ने बहुत मजबूती से सामना किया है और हम इसको परास्त भी करेंगे। अब मैं आता हूं कि देखिए, सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और ये वो समय है जब राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के जो दायित्व हैं, हम सब ने देखा है किस तरह से बिना भेदभाव किए, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे वो कोई भी दवाई सुनिश्चित कराना हो, चाहे वेंटिलेटर देना हो, हर प्रदेश को दिया जा रहा है। अगर कहीं कमी है तो हमें उससे सीखते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जब राजनीति होने लगती है ना, जब ये कहा जाता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सुझाव दे रही है और भाजपा कर रही है, इस तरह की ओछी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सवाल हर कोई पूछ सकता है। अभी तो मैं गया नहीं है, एक उदाहरण देता हूं। आप पहले वक्ता हैं, अभी तो इसके पहले किसी से सवाल नहीं हुआ। आप अगर खुद राजनीतिक बात लेके आएंगे चल रही है ना, तो फिर राजनीतिक बात ही होगी आगे भी। चल रही है, दिन भर की खबरें चल रही है, ट्विटर अकाउंट्स है राजनेताओं के कि नहीं है। रोहित जी, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, जो आदमी लखनऊ में अपने पिता को गाड़ी में लेके बैठा हुआ है ऑक्सीजन मास्क लगा के, इस इंतजार में कि अंदर कोई मर जाएगा तो शायद आईसीयू का बेड खाली होगा तब मेरे पिता को एंट्री मिलेगी, उससे क्या कहें अगर वो फोन करे तो कि इटली की तस्वीर देख लो या अमेरिका की तस्वीर देख लो, वहां भी ऐसे ही होता है। रोहित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जो व्यक्ति बेड का इंतजार कर रहा है उसको ये बताना है कि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, और मैं आंकड़े बाद में दे दूंगा, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, तो चाहे बेड हो, 1 वर्ष में किस तरह से हम लोगों ने बेड बढ़ाए हैं ये हर कोई जानता है और आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रजेश पाठक जी जो मंत्री है उन्होंने ही पत्र लिखा जो दिखाता है कि कुछ छुपाने का प्रयास नहीं हो रहा। और योगी जी ने कल ही की बात बता रहा हूं, रेमडेसिविर जो दवाई है उसको पाया गया कि कमी हो रही है तो मंगवाने का काम किया। कई जगह पे लॉकडाउन, ऐसे जिले भी हैं जहां लगाया गया है शाम का। तो ये क्या दिखाता है कि ये सरकार चाहे बेड हो, चाहे दवाई हो, चाहे टेस्टिंग हो, वो बढ़ा रही है। क्योंकि इतनी बड़ी एक सुनामी आएगी कोविड की, ये किसी ने नहीं सोचा था। अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी, लेकिन हाँ, अगर उसमें कमी है उसको केजरीवाल जी ने भी कह दिया कि दिल्ली में 5000 बेड अब भी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस के अस्पताल में जाना चाहते हैं इसलिए बेड नहीं मिलता आपको। जो आम आदमी मर रहा है सर, जिसको ऐप पर बेड दिख रहा है लेकिन अस्पताल में नहीं मिल रहा, उसको तसल्ली होती है कि इन बातों से कि हमने बेड बढ़ा दिए? हाँ रोहित जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हर व्यक्ति और उसके परिजन को चिकित्सा मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हो, वहां पे हमने पूरे जो इंतजाम है वो प्रयास किया करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। और एक उदाहरण दे दूं कि भेदभाव नहीं किया है। दिल्ली में जब दूसरी वेव आई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इसको चौथी वेव कह रहे हैं, आप याद करिए बेड का संकट आ गया था। 10,000 का एक मेकशिफ्ट पूरा अस्पताल बनाया गया था। कहां है वो अस्पताल? और वो केंद्र सरकार ने बनाया था। आज कहां है वो अस्पताल सर? नहीं, अभी भी बन रहा है, आप देखिए। वो जो 10,000 का बनाया था वो कहां है, आपको मालूम है? मुझे मालूम है, छतरपुर साइड में बनाया था सरदार पटेल। आज उसकी स्थिति क्या है सर? क्या वो ऑपरेशनल है? क्या वहां मरीज भर्ती हो सकते हैं?
या बीच में ये आ गया समय और मान लिया गया सरकार की तरफ से भी कॉम्प्लेसेंट होके कि अब तो खत्म हो गया कोविड, तो चलो इसको भी हटा दो क्योंकि मेकशिफ्ट था? रोहित जी, ऐसा नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं बीच में बहुत हद तक हम लोगों ने एक तरह से कंट्रोल करा हुआ था जो सक्रिय केसेस आ रहे थे, तो तभी मैंने इस्तेमाल किया ये शब्द कि ये जो बेड लगाए गए थे उस वक्त बढ़ते हुए आंकड़ों को देख के लगाए गए थे। अब दोबारा से जब बढ़ रही है हमारे आंकड़े, तो हमें सुनिश्चित करना है कि बेड और मिले, जिसमें केंद्र सरकार जो अस्पताल केंद्र शासन के तत्वाधान में है वहां भी बढ़ाए जा रहे हैं। और 5000 बेड जो दिल्ली में बताया जा रहा है, इन बेड में दोनों, चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में हो चाहे प्रदेश सरकार गौरव जी, हर सुबह का ही आंकड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। इस देश का आम आदमी जब सो के उठता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है। कल महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया, उन्होंने नाम लॉकडाउन नहीं रखा, उन्होंने कहा ब्रेक द चेन कहेंगे। आज दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन हो गया, उन्होंने नाम लॉकडाउन नहीं रखा, उन्होंने कहा इसको वीकेंड कर्फ्यू कहेंगे। लेकिन हर आदमी के मन में यही सवाल होता है, अनुराग भदौरिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में कोई नेता टीवी पर आए बड़े और ऐलान हो जाए कि अब से देश में लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद हमारा घर कैसे चलेगा? अगर बेड बढ़ रहे हैं, अगर फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, अगर टेस्टिंग की सुविधाएं बहुत बेहतर हो गई हैं, अगर हम दुनिया के एट पार आ गए हैं सब चीजों का मुकाबला करने में, तो हर चीज का हथियार फिर लॉकडाउन क्यों बन रहा है? देखिए रोहित जी, आपने एक चीज अच्छी तरह से सुनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे? अपनी कमजोरी छुपा रहे थे। कह रहे थे कि 1 साल में हमने बहुत फर्क आया। हाँ, बिल्कुल फर्क आया है। अब 2 लाख कोरोना के मरीज आने लगे हैं और होना हो कल 3 लाख तक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया है, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता और इनके नेताओं ने नहीं बनाया है। रहने दीजिए, आप ही के नेता ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वो इन्होंने नहीं किया। आप ही के नेता ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। सुन तो लीजिए, नहीं, इनको करना चाहिए था, हॉस्पिटल बनवाने चाहिए थे 1 साल के पहले, नहीं बनवाए। इनको चाहिए था बेड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं किया। इनको चाहिए था कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पाए, नहीं किया। इनको वेंटिलेटर की व्यवस्था करना चाहिए था, नहीं किया। इनको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना चाहिए था, नहीं किया। जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। ये आश्चर्य की बात देखिए, जो इनको करना चाहिए था वो नहीं किया। एक चीज तो जरूर करते हैं, झूठ बोलना, आंकड़े छिपाना। आज हालत यह है लखनऊ के अंदर में कि लगातार मौतें हो रही हैं। वहां पे आप चलिए, शमशान घाट पे जगह नहीं है। जो शमशान घाट, जो कई ऐसे शमशान घाट है जहां पे 2 महीने में 1 आध लाशें जाती थी, वहां पे भी जगह नहीं है। सोचिए, ये हालत होगी। इनसे पूछो तो आंकड़ों की कलाबाजी करते हैं। अरे आपकी फेलियर है, कहां है आपका? आप कहते थे वो हमने देश के अंदर में कोरोना पे काबू पा लिया, ताली थाली बजवा दी सबसे। ताली थाली की बजाय अगर आपने हॉस्पिटल पे काम किया होता, अभी आप रोहित जी आप पूछ रहे थे हॉस्पिटल कहां है, मैं गारंटी करता हूं, चैलेंज करता हूं, जगह का नाम बता दें जहां हॉस्पिटल बन रहा था। नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनको लेना देना नहीं है ना। इनको राजनीति करनी है, कहां सत्ता पानी है, कहां चुनाव है, कहां खरीद फरोख्त करना है, कौन विधायक खरीदना है, कहां तोड़फोड़ करनी है। ये देश में सत्ता पाने की भूखे हैं, जनता की मदद करने के लिए नहीं है। जनता की मदद कर रहे होते तो कम से कम आज ये हालात नहीं होते। बेड के लिए लोग तड़प नहीं रहे होते, ऑटो में नहीं पड़े होते, ठेले गाड़ी पे नहीं पड़े होते, रोड पे नहीं पड़े होते मरीज जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाएं नहीं की। इनको करना नहीं है, इनको देश के बारे में नहीं सोचना है, जनता के बारे में नहीं सोचना है, सत्ता के बारे में सोचना है। सत्ता कैसे पाए?